नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं रक्षा रावत और हेडलाइंस के साथ साथ 4 बजे किन 4 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बाजार में रिटेल निवेशकों का भरोसा अभी भी कायम है। सबूत है एसआईपी इनफ्लो के दमदार आंकड़े। पहली बार एसआईपी 29,000 करोड़ के पार हो गया। पूरी खबर लेकर जुड़ेंगी कविता थपलियाल। वहीं रबी फसल सीजन के लिए सरकार एनपीके फर्टिलाइजर्स पर एनबीएस सब्सिडी दे सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ेंगे पूरी खबर लेकर। वहीं अगर क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल का यश दिखा। उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। साथ ही फेमस सिंगर जुबिन गर्ग केस में असम पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ेंगी गुवाहाटी से हमारी सहयोगी अनामिका दत्ता। बाजार की बात कर लेते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 100 अंक चढ़कर 25,300 के करीब बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी 400 अंक चढ़कर 56,600 के करीब बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रविंदर। जी रविंदर। जी बिल्कुल, इंडियन मार्केट में जो आज ओवरऑल काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। अगर बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है 130 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली और 25,200 के पास जो है बंद होता हुआ नजर आया। वहीं अगर उसकी बात करें डेज लो से निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो डेज लो से भी जो है निफ्टी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, जहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में जो है डेज लो से 150 पॉइंट की इसमें रिकवरी देखने को मिली। और निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है 45 स्टॉक जो है 50 में से वो अपने हरी निशान पर बंद हुए। वहीं अगर बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है 170 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली और 56,200 मार्क के आसपास जो है बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ जो आईटी स्टॉक्स है आज उसमें भी काफ़ी तेजी देखने को मिली, जहां पर टीसीएस में जो है काफ़ी तेजी देखने को मिली और इन्फोसिस में भी जो है 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो यहाँ पर सभी मेजर सेक्टर इंडेक्सेस जो है आज अपने हरी निशान पर बंद हुए। और बाजार में एफआईएस की खरीदारी में भले ही कमी आई हो, लेकिन रिटेल निवेशकों का भरोसा अभी भी बाजार पर कायम है। सितंबर में एसआईपी इनफ्लो पहली बार 29,000 करोड़ रुपए के पार निकलकर नया रिकॉर्ड बना चुका है। इस महीने कितना इनफ्लो आया है, ये बताएंगी हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। जी हाँ, एसआईपी इनफ्लोज की बात करते हैं, जहां पे 4% का जंप देखा गया है। 29,361 करोड़ पर सितंबर में ये नंबर आया है, जो कि अगस्त के 28,265 करोड़ के मुकाबले 4% ज़्यादा है। एम्फी डेटा जो रिलीज हुआ है उसके तहत ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, नेट इनफ्लोज इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो लगातार दूसरा महीना जहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो दर्ज हुआ है। सितंबर में ये आंकड़ा 30,422 करोड़ पर आता हुआ हमने देखा है। 9% का लगभग ये डिक्लाइन है, क्योंकि अगस्त में ये आंकड़ा लगभग 33,430 करोड़ का था। इतना ही नहीं, मिड कैप फंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लो सितंबर में आता हुआ देखा गया है 5,085 करोड़ का। उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स ने इनफ्लो सबसे ज्यादा रिसीव किया है 4,362 करोड़ का। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की बात करें तो यहाँ पे लोएस्ट पॉजिटिव इनफ्लो हमने आता हुआ देखा है लगभग 1220 करोड़ का। ईएलएसएस फंड्स और डिविडेंड यील्ड फंड्स ने आउटफ्लो जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है लगभग 307 करोड़ और 167 करोड़ का। इतना ही नहीं, डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, टोटल आउटफ्लो यहाँ पर 1.01 लाख करोड़ का सितंबर में हमने देखा है, जो कि ज्यादा है, क्योंकि अगस्त में ये आंकड़ा 7,979 करोड़ का था। लेकिन अगर हम पूरी 16 कैटेगरीज की बात करें जो डेट फंड्स के तहत आती है, उसमें सिर्फ ओवरनाइट फंड्स, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ने इनफ्लो रिसीव किया है। ओवरनाइट फंड्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनफ्लो लगभग 4,279 करोड़ का। लिक्विड फंड्स ने जो है हाईएस्ट आउटफ्लो यहाँ पर निकासी दर्ज हुई है लगभग 66,042 करोड़ की सितंबर में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर इनफ्लो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है लगभग 39% का।
79 करोड़ का लगभग यहाँ पर हमने एक डिक्लाइन देखा है सितंबर में, जो कि हम देखें तो अगस्त की इनफ्लो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। लगभग 5293 करोड़ का इनफ्लो था। लेकिन 6 सब कैटेगरीज जैसे कि मल्टी एसेट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पे रिसीव हुआ है 4982 करोड़ का। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और आर्बिट्राज में हमें आउटफ्लो देखने को मिला है सितंबर में। बाकी स्कीम्स हो गई जैसे कि इंडेक्स फंड्स हुए, ETFs हुए, वहाँ पर मंथली हमने एक बढ़त दर्ज होती हुई देखी है इनफ्लो में लगभग 67% की, और 19,056 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। और अगस्त में यही आंकड़ा लगभग 11,400 करोड़ के आसपास का था। गोल्ड ETF हमें नहीं भूलना चाहिए, सबसे ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पे लगभग 8,363 करोड़ का जो है वो दर्ज हुआ है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ने एक आउटफ्लो लगभग 82,800 के आसपास करोड़ का आसपास का हमने आंकड़ा देखा है सितंबर में, और अगस्त के मुकाबले जो है ये आंकड़ा थोड़ा सा कम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त में ये आंकड़ा लगभग 52,501 करोड़ के आसपास का था। और टोटल म्यूचुअल फंड AUM की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा लगभग आधे % ऊपर जाता हुआ हमने देखा है 75.35 लाख करोड़ सितंबर में, और अगस्त में ये आंकड़ा लगभग 74.93 लाख करोड़ के आसपास का था। जी बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे कविता SIP इनफ्लो के पूरा जो अपडेट्स हैं, डेटा है, वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन अब बाजार में तो अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों की तेजी पर आज ब्रेक लगता दिखाई दिया। इसके पीछे क्या वजह है वो बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। जी हाँ, बिल्कुल। आज गोल्ड फाइनेंस वाली जो कंपनी है मुथूट और मणप्पुरम, दोनों की तेजी पर ब्रेक लगती हुई दिख रही है, और जो गिरावट है 2.5 से 3% के आसपास की दोनों शेयरों में है। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो निवेशकों ने जम के पैसे बनाए हैं और ट्रेडर्स ने भी प्रॉफिट कमाने का मौका खोजा है इन दोनों शेयरों में। 6 महीने में मणप्पुरम 26%, तो अगर हम मुथूट की बात करें तो 57% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लेकिन सोने के प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव है। MCX पर भाव 1,23,000 रुपए के ऊपर चला गया था, वहां से गिर के कारोबार कर रहा है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो लगभग $4100 के आसपास के प्राइसेस पहुंच गए थे कॉमिक्स पर गोल्ड के, और वहां से भी हम देख रहे हैं कि करीब $100 के आसपास की नरमी आई है, करीब 2.5% के आसपास की। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि इन दोनों शेयरों में निवेशक जो हैं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करने के मूड में हैं। हुआ यह है कि देखिए, होगा ये कि सोने की जो कोलेट्रल वैल्यू है वो घटेगी सोने के अगर प्राइसेस पर अगर दबाव आता है, और इसके चलते गोल्ड लोन की जो डिमांड है उसमें कमी आ सकती है। इसके चलते आज हम प्रेशर देख रहे हैं। इसके अलावा जो चीज हुई है कि हमने देखा है कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ट्रुथ सोशल पर ऐलान भी कर दिया, और उसके बाद जो रिस्क है थोड़े से कम हो रहे हैं, और सेंटिमेंट बेहतर होने से जो सेफ हेवन डिमांड है जो गोल्ड की, वो निश्चित तौर पर कम होगी, और इसके चलते भी प्राइसेस पर सोने के थोड़ा सा दबाव आते हुए हमें दिख रहा है। अगर हम दोनों के दोनों गोल्ड फाइनेंस के शेयरों के अगर हम चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि मुथूट फाइनेंस महीने भर में करीब 10% ऊपर आपको दिखाई देगा। हालांकि अगर आप 6 महीने की बात करें तो 57% की तेजी इसमें है। मणप्पुरम में महीने भर में सपाट चाल है, 1-1.25% के नीचे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप 6 महीने की अवधि में देखेंगे तो करीब 26-27% ये शेयर चल चुका है। अगर हम इन दोनों कंपनीज के पोर्टफोलियो में, अगर हम इनके AUM में अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो उसका जो मुथूट फाइनेंस में हिस्सा है करीब 87% का है, और मणप्पुरम की बात करें तो 65% है उनके AUM में गोल्ड लोन का हिस्सा। सोने की अगर हम चाल की बात करें कि किस तरह के रिटर्न्स सोने ने दिए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग ये साल बीता है। पिछले अगर हम महीने भर की बात करें 30 दिन में तो करीब 9% नेट रिटर्न है, 6 महीने में 22%, एक साल में करीब सोना 1.5 गुना हो गया, 49% के रिटर्न। और अगर हम 5 साल की बात करें तो डबल से ज्यादा सोने का भाव हो गया है। लेकिन अब ऊपरी स्तरों से ये थोड़ी सी नरमी आ रही है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी के बाद मुथूट में ऊपरी स्तरों से प्रेशर दिख रहा है, और मणप्पुरम भी आज दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल, ये तो था आज के बाजार का हाल। लेकिन अगले हफ्ते कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो अगले हफ्ते आपको कौन कौन से क्यूज ऐसे हैं जहां पर अपनी नज़र बनाकर रखनी है, ये हमारी सहयोगी स्नेही आपको बताएंगी। जी स्नेही, बताइए कौन से इंपॉर्टेंट क्यूज हैं अगले हफ्ते के लिए।
जी बिल्कुल, आइए देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में बाज़ार की नज़र कहाँ रहेगी और कौन से इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जिन पर आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो अगले हफ्ते सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ट्रेड डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन सब के आंकड़े आ जाएंगे, तो इन पर ध्यान रखिएगा। ग्लोबली यूएस से बॉन्ड मार्केट की छुट्टी रहेगी मंडे को, बट फेडरल बजट बैलेंस, जॉबलेस क्लेम, सीपीआई, पीपीआई, फेड बेज बुक, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे यूएस से। यूके और यूरोजोन से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, जापान से भी ये डेटा आएगा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक। और अगर हम अक्टूबर 17 के बारे में बात करें, यूरोजोन से सीपीआई के आंकड़े, चाइना से 15 तारीख को पीपीआई और सीपीआई के आंकड़े, तो इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये ट्रेंड रहेगा पूरे अगले हफ्ते के लिए। हम बड़े ग्लोबल अर्निंग्स पर नज़र डालते हैं क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, एबीबी, इन सारे कंपनीज के क्वार्टर 3 अर्निंग रिलीज होंगे यूएस में, तो इन पर ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करें, उसके पहले निफ्टी अर्निंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे मार्केट में HCL टेक, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया, JSW स्टील, इन सब पर ध्यान रहेगा और बहुत सारी ब्रॉडर मार्केट की कंपनीज भी है जिनके अर्निंग्स आ जाएंगे। कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर स्पंदना स्फूर्ति फंड रेजिंग के लिए मिलेगा, स्टार सीमेंट भी और HDFC लाइफ का बोर्ड भी फंड रेजिंग के लिए मिलेगा। थायरोकेयर एक बोनस इशू मल करने के लिए मिलेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्स राइट्स ट्रेड करेगा। टाटा इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक स्प्लिट ट्रेड करेगा। SKF इंडिया का डीमर्जर है, टाटा मोटर्स का भी डीमर्जर है 14 अक्टूबर को, तो इस पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ IPO, वहाँ पर भी बहुत सारा एक्टिविटी हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। टाटा कैपिटल IPO लिस्टिंग होगा 13 तारीख को। LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO लिस्ट होगा 14 तारीख को। रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको 16 तारीख को और 17 तारीख को कैनरा HSBC लाइफ IPO का भी लिस्टिंग हो जाएगा। स्मार्ट वर्क्स, कोवर्किंग और भारतीय हेक्साकॉम, इन दोनों में हमें कुछ शेयर्स लॉक इन से बाहर निकलते हुए दिखेंगे, तो कोई वॉलेटिलिटी हो यहाँ पर तो इस पर ध्यान रखिएगा। और आखिर में बहुत सारी सेंट्रल बैंक कमेंट्री, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, US फेड है, बहुत सारे लोग बहुत सारे आने वाले इवेंट्स पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड बैंक अपना और IMF अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी रिलीज़ करेगा, तो इस पर भी अपना ध्यान बनाए रखेगा। बहुत सारे क्यूज़ है, बहुत बिजी हफ्ता होने वाला है हमारे लिए, तो ब्रेस कर लीजिए इसके लिए और इन सारे क्यूज़ पर ध्यान बनाए रखेगा। जी शुक्रिया करेंगे स्नेही इन तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सप्लाई सिस्टम और ग्लोबल स्तर पर भारतीय कंपनियां बेहतर मुकाबला कर पाए, सरकार इसके लिए पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने जा रही है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल पर सुझाव मांगे गए हैं। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगाए हैं। ये जो मसौदा है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जर्वेशन के बाद जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था। उसके ऑब्जर्वेशन के बाद ऊर्जा मंत्रालय ने फ्रेश कमेंट्स मंगाए हैं, जिसमें कई तरह की अहम सिफारिशें की गई हैं। पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कई तरह की अहम सिफारिशें की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि क्रॉस सब्सिडी के बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस जो है उसमें कमी आ रही है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ जो है उसका निर्धारण करें, ताकि क्रॉस सब्सिडी के बर्डन को कम किया जा सके। इसके अलावा जो ओपन एक्सेस के एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं उन्हें USO से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। USO यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, जिसमें कि इस तरह के कंज्यूमर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है उसके ऊपर प्रीमियम कॉस्ट पर पावर की सप्लाई की जा सके, ताकि इंडस्ट्री को अफोर्डेबल और रिलायबल पावर की सप्लाई की जा सके। इसके अलावा इस बात की भी सिफारिश की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा वाइडन करने की ज़रूरत है। इसमें मेट्रो रेल, इंडियन रेल को भी शामिल करने की ज़रूरत है। और अगले 5 साल के अंदर जो क्रॉस सब्सिडी है वो इन सेक्टर्स के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, रेलवेज़, मेट्रो रेल, इससे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आए और जो कंज्यूमर्स हैं उसको इसका फ़ायदा मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ इस बात की भी सिफारिश की गई है कि एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क सर्विस स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है, ताकि पूरे देश भर में जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिलायबल पावर की सप्लाई की जा सके। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस हैं उन्हें इस बात की इजाज़त देने की ज़रूरत है कि वो कॉमन नेटवर्क के जरिए, शेयर्ड नेटवर्क के जरिए भी
पावर की सप्लाई करें, उन्हें सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने की ज़रूरत ना हो। इससे जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको भी कमी लाने में मदद मिलेगी और इसका पॉजिटिव फ़ायदा जो है टैरिफ है उसको कम करने में मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। हालांकि इसके लिए इस तरह के लाइसेंसी को एप्लीकेबल चार्जेज जो देने होंगे ACRC की सिफारिशों के हिसाब से, इस तरह के इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस किए गए हैं और ड्राफ्ट कमेंट्स के बाद जब इसको अंतिम रूप दिया जाएगा तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब अगले पार्लियामेंट के सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। जी प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल सरकार जल्द ही रबी सीजन 2025-26 के लिए NPK फर्टिलाइजर्स पर NBA सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। प्रकाश बताइए क्या है पूरी एक्सक्लूसिव खबर। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है NPK कैटेगरी फर्टिलाइजर के ऊपर उसकी घोषणा जल्द करने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट की अगली बैठक में जो NPK कैटेगरी की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने तमाम तरह के रिकमेंडेशंस के बाद जो अपनी सिफारिशें हैं वो कैबिनेट को भेज दी है और उसके हिसाब से ये फैसले लिए जाएंगे। दरअसल रबी सीज़न के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो करीब 24,000 करोड़ से 28,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकती है, जैसा कि सिफारिश की गई है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा जो ओवरऑल एलोकेशन है जो कि बजट में किया गया है, खासकर NBS सब्सिडी की बात करें, NPK कैटेगरी के फर्टिलाइजर की सब्सिडी की बात करें, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है वित्त वर्ष 2026 के लिए, क्योंकि जो एलोकेशन है वो करीब 49,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी कंज्यूम हो गई है खरीफ सीजन के दौरान। लिहाजा रबी सीजन में ज़्यादा एलोकेशन होगा और ओवरऑल जो रकम है, जो बजटेड अमाउंट है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सरकार इसलिए भी ओवरऑल सब्सिडी एलोकेशन में बढ़ोतरी करेगी ताकि जो कंपनीज़ का लॉस है उसको ऑफसेट किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे, डोमेस्टिक मार्केट में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट रहे और अफोर्डेबल रेट्स पर फार्मर्स के लिए फर्टिलाइज़र जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सप्लाई चेन को मेंटेन करें और जो कॉस्ट है उसका बर्डन जो है वो सरकार बेयर करेगी और जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इन तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनियां तय टाइम पर ऑर्डर्स पूरा करने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है डिलीवरी पार्टनर्स अब बाइक टैक्सी पर स्विच करेंगे। क्यों बढ़ रही है बाइक टैक्सी की मांग और डिलीवरी पार्टनर्स का क्या है कहना, बता रही हैं हमारी सहयोगी अंजलि बलोच। एक्सपीरियंस किया है कि आपके खाने के ऑर्डर में बताए गए समय से ज्यादा वक्त लग रहा है या कुछ रेस्टोरेंट्स डिलीवरी पार्टनर्स की कमी होने की वजह से आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इसके पीछे फेस्टिव रश के अलावा दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जब हमने डिलीवरी पार्टनर से बात की तो हमें पता चला कि कई सारे डिलीवरी पार्टनर्स अब फूड डिलीवरी को छोड़कर बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि रैपिडो, उबर और ओला। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर पे इन प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें मिलती है। किसी भी फूड डिलीवरी ऑर्डर को अगर आप देखें तो उसमें रेस्टोरेंट्स पर इन्हें काफी वक्त अपना जाया करना पड़ता है। उसके अलावा आपका एड्रेस ढूंढने में इन्हें वक्त लगता है और लंबी बिल्डिंग्सों में, सारी लंबी बिल्डिंग्स में उन्हें ऊपर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है। बाइक टैक्सी की बात करें तो उसमें वो अपना टाइम और रूट दोनों अपने हिसाब से चुन सकते हैं। उन्हें कोई एड्रेस लोकेट भी नहीं करना होता है। एक दिन में वो ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर पाते हैं और इसके अलावा जब पीक ऑफिस आवर्स होते हैं तब कस्टमर्स उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी ऑफर करते हैं इन राइड्स के लिए। इन सबको देखते हुए कई सारे डिलीवरी पार्टनर्स जिनके पास अपनी खुद की व्हीकल है वो अब बाइक टैक्सीज पर शिफ्ट हो रहे हैं। मुंबई जैसे शहरों में, जहां मुंबई स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सितंबर में ही बाइक टैक्सी को अप्रूवल दिया था, उसके बाद से ऑफिस आवर्स में इन बाइक टैक्सीज की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। तो इसमें फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने इस पर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर क्या असर पड़ता है?
फेस्टिव सीजन में आप देखेंगे जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो एक रिलायबल डिलीवरी वर्कफोर्स होना उनके लिए काफी जरूरी है, या फिर कई सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं जब ऑर्डर्स उन्हें आएंगे पर उसे डिलीवर करने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत जरूरी है। जब 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी आई थी तब भी कई सारे डिलीवरी वर्कर्स इन प्लेटफॉर्म से शिफ्ट हो गए थे और अब बाइक टैक्सी भी आ चुका है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये प्रॉब्लम फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, या फिर फेस्टिव सीजन में उन्हें काफी परेशानी हो सकती है। इसके लिए वो बेहतर इंसेंटिव्स ऑफर कर सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स उन्हें ऑफर कर सकते हैं, या फिर जो उनका पेमेंट है उसे भी जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अभी फूड डिलीवरी कंपनीज के पास रहेंगे। शुक्रिया करेंगे अंजलि इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर एक्सेसिटिव टेक्नोलॉजी हमारी लिमिटेशंस और एंडलेस पॉसिबिलिटीज के बीच दूरी ही मिटा दे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। समत बाय Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड की एक पहल है जो दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल वर्ल्ड बना रही है जहां इनोवेशन उनके लिए नई राहें खोल रही है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऐसे चेंज मेकर्स और इनोवेटर्स को आपके सामने ला रहे हैं जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज बनाकर दिव्यांगजनों को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे दिल्ली 2028 तक भारत की पहली पूरी तरह असिस्टिव पर्पल सिटी बनने की दिशा में आगे